अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया मेरी नज़र से गुजरा। किसी ने एक शख्स से पूछा, एक ट्रेनर से पूछा कि मुझे ये बताइए कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन खित्ता कौन सा है। एंड दैट रियली गॉट हिम थिंकिंग। और अगली दफ़ा जब वो वाकई अपनी क्लास में आया, उन्होंने कहा कि मैं एक दिन दो मुझे, मैं फिर उसके बाद आता हूँ। उन्होंने कहा मैंने इसका जवाब फिगर आउट कर लिया है, लेकिन वो तमाम लोगों की क्लास जो उस ज़माने में सबसे ब्रिलियंट तरीन मानी जाती थी, सबसे इंटेलिजेंट मानी जाती थी, उन सबसे यही सवाल किया कि आप मुझे बताइए इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन खित्ता कौन सा है। तो किसी ने कहा जी डायमंड माइंस का जिक्र किया, किसी ने कहा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के खेत खलियान हैं क्योंकि खाना तो वहीं से जाता है, किसी ने कहा टेक्नोलॉजी क्योंकि नई नई इन्वेंशंस वहाँ होती है, तो ये दुनिया का अमीर तरीन खित्ता है। जिस पे उस लेक्चरर ने मुस्कुराया और ये कहा कि नहीं, दुनिया का अमीर तरीन जगह यहाँ पे जहाँ पे आप समझे कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वर्थ मौजूद है, वो कोई भी कब्रिस्तान है। इसकी वजह ये कि बहुत सारे लोग अपने कीमती बेशकीमत आइडियाज़ को, जो उनका पोटेंशियल होता है, उसको जीने के बजाय उसको लेकर कब्र में उतर जाते हैं। यानी आपको जो ज़िंदगी दी गई है, ये सांसें, ये दिन, ये रात, इसका सही इस्तेमाल करने के बजाय आपने पता नहीं कहाँ वक्त अपना गुजार दिया। वही 7 दिन आपको भी हफ्ते के मिलते हैं, वही दिन 24 घंटे के होते हैं। सो इफ़ यू आर नॉट रियली लिविंग टू योर ट्रू पोटेंशियल, तो सोचिए कि कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि अल्लाह ताला ने जो ख़ास सलाहियतें, जो ख़ास टैलेंट्स आपको दिए थे, वो आप दुनिया की नज़र ना कर सके और दुनिया के सामने वो कभी आश्कार ही ना हुई। एंड ऑन दी अदर हैंड उन लोगों का भी यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया और जिनको आज हम याद रखते हैं पोस्ट्यूमसली भी। ये वही लोग होते हैं जो अपने अंदर की जो सलाहियत है, दे एक्चुअली लिव दैट जीनियस आउट। बड़ी बड़ी इन्वेंशंस जो आप देखते हैं, खूबसूरत इमारतें जो आप देखते हैं, दिस इज़ ऑल मैन्स अटेम्प्ट कि वो अपनी ज़िंदगी के बियॉन्ड ज़िंदा रह सके। जब वो उस दुनिया से रुखसत हो जाए तब भी वो अपने जीनियस का, अपने ब्रिलियंस का, अपने टैलेंट का, अल्लाह की दी हुई सलाहियतों का कोई मुंह बोलता सबूत दुनिया में छोड़ जाए। तमाम शायरी, तमाम किताबें, तमाम इन्वेंशंस, तमाम स्ट्रोक्स ऑफ ब्रिलियंस इज़ बेसिकली मैन्स अटेम्प्ट टू लिव बियॉन्ड डेथ। और तभी कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको दिया है, चाहे वो आपकी काइंडनेस हो, आपका ट्रस्ट हो, आपका टैलेंट हो, भरपूर कोशिश करें कि आप उसको दुनिया में आगे लोगों तक पहुंचा कर जाएं। आज इसी थॉट के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। बल्कि एक किताब भी इसी हवाले से लिखी गई है जिसका उन्वान ही ये है, डाई एम्प्टी, यानी अपने आप को बिल्कुल खाली कर दे। जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसको आप दुनिया पे और रहती दुनिया तक एक तरह से सदका जारिया करके जाएं। इमेजिन जिन लोगों का ताल्लुक दीन इस्लाम से नहीं भी हैं, लेकिन अगर वो रिसर्च करते हैं, चाहे वो मेडिसिन की फील्ड में हो, मरीन साइंसेज हो, स्पेस हो, वो आलम इंसानियत की कितनी मदद करके जाते हैं, क्योंकि उनका डिस्कवर किया हुआ, उनकी इन्वेंट की हुई एक छोटी सी चीज़ दैट कैन एक्चुअली कॉज अ क्वांटम लीप, यानी ज़रा सा एक ट्वीक होता है। सोचें एक ज़माने में इंसान ने फायर डिस्कवर किया था, व्हील इन्वेंट किया था, और आज तमाम तर इन्वेंशंस इन्हीं छोटी छोटी इजादात का एक मजमुआ है। इसी थॉट से आज हम अपने हफ्ते की शुरुआत करते हैं कि आज ऐसा कुछ ज़रूर करेंगे दैट इज़ गोइंग टू मेक अस फील कि येस वी हैव लिव्ड टू आवर पोटेंशियल। आज चलते हैं सबसे पहले वर्ल्ड राउंड अप की तरफ। लेट्स टेक अ लुक कि दुनिया भर में क्या हो रहा है एंड वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू आज ये हो रही थी। वैसे ये कलर भी मुझे पता नहीं क्यों हैरी पॉटर से रिमाइंड करता है, मे बी बिकॉज रॉन के बालों से मिलता जुलता है। तो अभी हम यही गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे साथ डॉक्टर अरीज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? और ये टॉपिक ज़्यादा इंटरेस्टिंग था हमारी डिस्कशन से ज़्यादा, तो सोचा इसी से शुरुआत की जाए। डॉक्टर अरीज मुझे बताई थी कि आजकल उनके बच्चों की छुट्टियाँ हैं और उनके बेटे को हैरी पॉटर का जोश चढ़ा हुआ है। मैंने कहा बस वो मेरे ही कबीले का है, बिकॉज आई लव हैरी पॉटर। और आज भी मुझे लगता है अरीज कि मैं स्ट्रेस करने के लिए जब बहुत दिल चाहता है ना, तो कोई किताब उठा रीडिंग आपको डिस्ट्रेस करती है। बिल्कुल आई थिंक इट्स मोर अबाउट हैरी पॉटर जो जादुई दुनिया क्रिएट करता है ना, इट रियली सक्सीड। और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कई मैसेजेस ऐसे हैं जो वाकई बचपन में बताने चाहिए एंड इट फॉर्म्स द राइट फाउंडेशन। लेकिन वो एक अपने आप में एक दिन का टॉपिक है और उस पर मैं ज़रूर बात करूंगी। लेकिन आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मुख्तलिफ इकसाम के अल्लाह ताला ने जो डाइवर्स फूड ग्रुप्स बनाए हैं, उसका यकीनन कोई ना कोई फ़ायदा भी
है। लेकिन आज हम एक ट्रेंड देखते हैं, एक फैड देखते हैं कि लोग अगर वेट लूज करना चाहते हैं या कभी कभार हेल्थ रीजंस की वजह से अगर उनको एहतियाती तदाबीर दी जाती हैं तो कहा जाता है फलानी चीज़ से थोड़ी परहेज़ करें। लेकिन इस परहेज़ी खाने में ऐसा लगता है एक ही फूड ग्रुप को खाया जा रहा है, या फिर जैसे आपने कीटोस का नाम सुना होगा, उसमें मुकम्मल तौर पे कार्ब्स को छोड़कर आप फैट्स की तरफ चले जाते हैं, प्रोटीन्स की तरफ चले जाते हैं। इसके क्या नुकसानात या फ़वायद हो सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। देखिए, एक तो मुझे बताएं रीच, एवरीबडी स्वेयर्स बाय कीटो बिकॉज उसकी वजह से एक सडन वेट लॉस तो होता है, लेकिन क्या ये इतनी ही जल्दी वेट गेन भी हो जाता है अगर आप छोड़ें? बिल्कुल, देखो आप एक कंपोनेंट पूरा निकाल रहे हो विच इज कार्ब्स, ठीक है। कार्ब्स हमारे नेचुरल फॉर्म में भी है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में कार्ब्स होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कार्ब्स नहीं होते, मिल्क में होते हैं, तो नेचुरल फॉर्म में भी कार्ब्स हैं, वो भी एलिमिनेट कर देते हैं इसके अंदर। अब होता है क्या कि आप जब कीटो कर रहे होते हो तो आपकी इंसुलिन नीचे जाना शुरू हो जाती है, तो जिनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, हाई इंसुलिन आ रही होती है, उनके लिए तो बड़ा अच्छा है। लेकिन जो ही कीटो स्टॉप की एंड यू स्टार्ट टेकिंग कार्ब्स, तो वैसे डिप्राइव्ड फीलिंग होती है ना, पेनक्रियाज आपकी पुश करना, एक जो चीज़ आपने 20 मिनट में डाइजेस्ट करनी है वो 10 मिनट में, 5 मिनट में, जिसका जो हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देते हैं और वो हमें फिलिंग देते हैं, 2-3 घंटे हम आराम से गुजारते हैं, 15-20 मिनट बाद वो बंदा कहता है मुझे भूख लगी है, बिकॉज इंसुलिन एकदम से स्पाइक करती है और वो जो भी खाया वो यूज हो जाता है हमारा। तो दैट इज, उसकी वजह से फिर ओवर ईटिंग हो जाती है, आपकी बॉडी सही से यूटिलाइज नहीं करती, फैट स्टोरेज बढ़ना, और वो वेट जो लूज किया होता है वापस आ जाता है, और बहुत रैपिडली आता है उसमें। नहीं, लेकिन एक ये ना सोचने की बात ये मुझे लगती है कि फ़ैट आप इतने अरसे में बढ़ाते हैं, अगर आपने कार्ब्स को फुली एलिमिनेट किया तो ये जो रिडक्शन हो रही है, जैसे हम आमतौर एक्सरसाइज करने से रीच व्हाट इज गोइंग अवे इज वाटर लॉस, ये सिर्फ आपका वाटर लॉस हो रहा है। कीटो से जो इतना रैपिड वेट रिडक्शन होती है वो क्या है? इज इट मसल लॉस, फैट लॉस, वाटर लॉस, व्हाट इज इट? मैं बताती हूँ कि हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के फैट होते हैं, ठीक है, ब्राउन एंड व्हाइट, ठीक है। ब्राउन इज द फैट जो हमारा हम एक्सरसाइज करते हैं, इट्स लाइक वो कन्वर्ट होके फिर यूज होता है, और व्हाइट फैट जो होता है उसमें बेसिकली आप सोच लो, जैसे हम लोग कहते हैं लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा है, व्हिच इज बैड फैट, वो इट इज फुल ऑफ दैट। तो कीटो में क्या होता है, ज्यादा तो फैट है लेकिन वो डायरेक्टली व्हाइट फैट जो है ना वो जा रहा है, तो आपकी लिपिड प्रोफाइल खराब हो जाती है। और उसमें क्या होता है कि जब आपकी लिपिड प्रोफाइल खराब हुई, आपका लिवर ओवर फंक्शन करेगा, तो लेटर ऑन, नॉट उस वक्त नहीं, लेटर ऑन इन योर लाइफ आप उसको प्रॉब्लम फेस करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो यानी जब आपने कहा लिपिड प्रोफाइल खराब हो जाता है, इस वाइट फैट को, इस ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं आपके, जो कि बैड होते हैं, क्योंकि आपके हार्ट जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें जो है ट्राइग्लिसराइड्स जाके, तो फिर हार्ट इश्यूज, लिवर फंक्शन खराब, फैटी लिवर आ गया, ये हो गया, ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, यानी तभी कहा जाता है कि कीटोस करने से पहले भी आप अपना लिपिड प्रोफाइल और एलएफटी कराएं, यानी लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं, और उसके बाद ताकि आपने क्या इम्पैक्ट किया उसके अगर इफ यू डूइंग फॉर शॉर्ट पीरियड आपने कर लिया, तो उसके बाद उसकी मेंटेनेंस, उसकी ट्रांजिशन इनटू नॉर्मल डाइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अच्छा रीच, एक चीज जो हम बार बार कहते हैं कि कार्ब्स को डीमोनाइज कर दिया, यानी उसको सबसे बड़ा विलन बना दिया, वो खलनायक है, और उसको हम कहते हैं कि भाई अगर हमारे खाने में कार्ब्स है तो ये आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। बट डू ऑल द कार्ब्स फॉल इन दैट कैटेगरी? क्योंकि आप देखें कि जहाँ तक रिफाइंड व्हीट का ताल्लुक है, जैसे आप कहें कि मैदे से बनी हुई चीज़ें, वो तो मैं मानती हूँ कि सीमेंट की तरह बॉडी को जाके लगती हैं, लेकिन गुड कार्ब्स लाइक योर फ्रूट्स, योर वेजिटेबल्स हैं, आपका ग्रेन्स हैं, ये तो सारी अच्छी चीजें हैं। वही बात है, रिफाइंड कार्ब्स आर बैड। आप अगर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले रहे हैं, आप नेचुरल फॉर्म में कार्ब्स ले रहे हैं, दे आर नॉट बैड, दे आर एक्चुअली देयर कि आपको हेल्प करें, अल्लाह ने रखे इसीलिए, बिल्कुल, तो वो इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी के फंक्शंस के लिए। और अगर हम कार्ब बिल्कुल एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो रिफाइंड, जैसे चीनी हो गई, मैदा हो गया, आप ये चीज़ें कर देंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्टार्ची फ्रूट्स अवॉइड करना चाह रहे हैं, जैसे आलू है, आपने वो नहीं लिया, तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल है, जैसे ओट मील है, बार्ले, इन सब में कार्ब्स है, जितनी भी ग्रेन्स है सब में कार्ब्स हैं। फ्रूट्स के अंदर भी कार्ब है, लिमिटेड है। स्टार्ची फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में क्या कहेंगे? सही बात है, हर कोई, मैं तो बिल्कुल लीफी वेजिटेबल्स बहुत नहीं खा सकती, सिवाय इसके कि मौसम का साग बना हो तो जरा मकई की रोटी के साथ खाया जा सकता है। आलू सबको पसंद है, सबको पसंद है भाई, फ्राइज नहीं छूटते, फ्राइज खाते हैं, मीठा छूट सकता है लेकिन फ्राइज नहीं छूटते। तो आप उसको पोर्शन साइज कंट्रोल कर सकते हैं, यू कैन चेंज योर टाइमिंग्स फॉर दैट, यू कैन डू इट कि आप डेली ना खाएं, आप वीक में 2 दफा खा लें। तो आपने जब एक चीज अल्लाह ताला ने सब्जी रखी है तो
खाने के लिए रखी है, ठीक है, हम खुद से उसको कुछ ना करें, आप उसको बॉइल कर लें, मैश पोटैटोज बना के खा लें। स्वीट पोटैटोज लाइक इतना हेल्दी है, मैं बल्कि कभी कभी कहती हूँ अपने क्लाइंट्स को, जब जैसे डाइट देती हूँ तो उसमें मैं स्वीट पोटैटो लिख देती, शकरकंदी जो होती है कि आप ये ले रहे हैं, तो वो कहते हैं ये आप खिला रही हैं हमें, कहते हैं एक शकरकंदी खाने से उसके जो उसकी क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो आप वो लेंगे तो वो बहुत अच्छा है। और वैसे भी सर्दियों का मज़ा नहीं आता जब तक आप वो भुनी हुई बड़ी ज़बरदस्त उसकी खुशबू आ रही होती है, उस पर आप चाट मसाला खा के खाएं, देयर इज नथिंग लाइक इट। लेकिन आपको बताते चलें कि अभी इतना बड़ा फैशन बन चुका है कि आप देख सकते हैं कि आप बड़े बड़े कैफेज में जाएं, आपको पोटैटो के बजाय स्वीट पोटैटो फ्राइज भी मिलते हैं, एयर फ्राइज भी मिलते हैं। कंपैरेटिवली टू अगर आप कंपेयर करें तो वो आलू से ज़्यादा हेल्दी है, ज़्यादा हेल्दी है, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, इसके अलावा एयर फ्राइंग, क्योंकि मेरा जिक्र मैंने ऐसे ही किया, इसका भी बड़ा ट्रेंड है। मुझे ये बताएं कि अगेन द सेम कॉन्सेप्ट के लोग कहते हैं फैट या फ्राइंग बहुत बुरा है। हमारी तो पूरी की पूरी डाइट आप देखें, उसके अंदर फ्राइंग किस वजह से बुरा है? इज इट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ ऑयल, या आप समझती हैं कि उसके अंदर ओवरऑल फूड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको खत्म कर देता है? और इज एग्जैक्टली सो बैड अबाउट तो आपने पॉइंट बताया जैसे न्यूट्रिशन वैल्यू जो है ना, क्योंकि प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाता है फूड्स का। दूसरा, हम लोग ऑयल को सही यूज नहीं करते। फ्राइंग के लिए ऑयल्स डिफरेंट होते हैं, कुकिंग के लिए डिफरेंट, बिकॉज वी हैव द स्मोक पॉइंट जो ऑयल का होता है, जिसके बाद अगर उसको आप हीट करें तो वो टॉक्सिन्स बनना शुरू हो जाते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस हो जाते हैं। तो वो हम लोग हम जो घर में खाने के लिए बना रहे हैं तेल, इवन आई हैव हर्ड कि लोग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जिसको हम कहते हैं हीट भी नहीं करना, उसमें भी फ्राई कर लेते हैं। वो भूनने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, जब गोश्त भून रहा होता है उसके ऊपर से ऑलिव ऑयल डाला उसके अंदर बकायदा इट्स रिसर्च बेस के उसके अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं और आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं जब आप हीट करते हैं। और हम फिर क्या करते हैं, ऑयल को रीयूज बहुत करते हैं। सही। तो वो चीजें सारी जो ऐड ऑन करके ना, तो फिर फ्राइंग खराब हो जाती है। फिर इसी को थोड़ा करेक्ट कीजिए डॉक्टर रीच के, फिर फ्राइंग के लिए कौन सा तेल और किस तरह इस्तेमाल? देखिए, जिनके स्मोक पॉइंट ज्यादा होते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, इनके स्मोक पॉइंट ज्यादा होते हैं। या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल नहीं, जो पोमेज ऑलिव ऑयल आता है, उसको आप कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जो वेजिटेबल कुकिंग ऑयल मिलता है जो टिन्स में, इज दैट फाइन फॉर फ्राइंग? इसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई नहीं है, इसलिए कि मीडियम, आप उसको कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ स्टिर फ्राई कर ली, हीट कर लिया, ठीक है, लेकिन उसको भी ओवर यूज नहीं करना। और आजकल जो कनोला और सनफ्लावर ऑयल बहुत चला हुआ है, देखिए जितने भी वेजिटेबल बेस्ड ऑयल्स होंगे ना या प्लांट बेस्ड ऑयल्स होंगे, उनके अंदर क्योंकि कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, तो दैट्स लाइक दे आर हेल्दी कंपेयर टू घी जो हम लोग यूज करते हैं। बट फॉर कुकिंग, नॉट फॉर फ्राइंग। फ्राइंग नहीं, फ्राइंग के लिए आई थिंक बेस्ट होता है वो मस्टर्ड ऑयल होता है, बिकॉज इट हैज अ हाई स्मोक पॉइंट, लेकिन लोगों को क्या उसकी खुशबू नहीं अच्छी लगती। अच्छा, फिर मुझे बताएं कि जो पराठे बन रहे हैं जिसके अंदर नॉट एग्जैक्टली डीप फ्राइंग हो रही है, बट यू नीड दैट लिटिल बिट ऑफ ग्लेज, और आजकल कबाब वगैरह जब हम फ्राई करते हैं, लोगों ने कहा नाउ पीपल आर एक्चुअली कमिंग बैक टू यूजिंग घी अगेन। एक चम्मच घी वर्सेस अ लो स्मोक पॉइंट ऑयल जिसमें आप टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको ओवरहीट करके, क्या बेहतर है? देखिए, घी इज ऑलराइट इफ यू आर यूजिंग इट एंड उसके बाद आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं, हाँ ठीक है। आप देखिए, पहले लोग खाते थे घी, अभी भी गांव में जैसे हम यहाँ चले जाएं लोग घी खाते हैं, ऑयल तो नहीं खाते, बट उनका वर्क आप देखिए ना, चलना कितना है, काम करना कितना है। ये तो नहीं अब घी खाया और फिर जाके बिस्तर में लेट गए, हाँ। लेकिन उसमें वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा अगर आप उसके और अच्छा कर लें या आप काम करें चलते फिरते। एंड 1 टेबलस्पून इज ऑल राइट। अगर आप कोई भी चीज कंट्रोल में लेते हैं, पोर्शन साइज कंट्रोल रखते हैं ना, वो आपको हार्म नहीं देगी। अच्छा, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू कि हमने न्यूट्रिशन की बात कर ली, मौसम की बात कर ली, फूड ग्रुप्स की बात कर ली, बट रीच मुझे हमेशा फैसिनेट करती है कि मुख्तलिफ फलों के, मुख्तलिफ सब्जियों के जो रंग अलग अलग होते हैं, क्या इनका भी हमारे सेहत पे कोई इम्पैक्ट होता है? बहुत ज़्यादा। देखो, जितनी कलरफुल वेजिटेबल्स होंगी, जैसे रेड है, येलो है, इनके अंदर जो है ना हमारे विटामिन ए की सोर्सेज होती हैं, तो दे आर गुड फॉर अस। जैसे फिर हरी सब्जियों में विटामिन सी की सोर्सेज होती हैं, जैसे एप्पल्स हैं, एप्पल्स जो रेड एप्पल्स अगर आप खाएंगे दैट्स आयरन एंड यू नो विटामिन ए। आप जितनी कलरफुल वेजिटेबल्स देंगे ना, उसके अंदर उतनी ही रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं, ठीक है। और सिर्फ विटामिन जरूरी नहीं, मिनरल्स भी बहुत जरूरी है, ट्रेस एलिमेंट्स भी बहुत जरूरी है, छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स। यानी आप देखें, अक्सर जब आप बहुत ज्यादा नकाहत फील कर रहे होते हैं, खासतौर पे सीनियर सिटीजन्स, उनका अगर आप टेस्ट कराएं तो कोई बहुत ही छोटी माइनर चीज है ना, आपको पता चलेगा आपके पोटेशियम कम है, आपका मैग्नीशियम कम है, आयरन और कैल्शियम पे तो बात बाद में जाती है। इवन योर इलेक्ट्रोलाइट्स, अल्लाह ताला ने ये जो मादनियात, ये नमकियात आपकी जो बॉडी में है, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बिल्डिंग है, उसके बीच में जो सीमेंटिंग है ना, ये वो
चीजें हैं। हाँ। वो नहीं होगी तो बिल्डिंग प्लास्टर नहीं किया हुआ तो वो उखड़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। ऑल दीज टिप्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। किसी भी फूड ग्रुप को कम्प्लीटली अपनी डाइट से माइनस मत कीजिए, बिकॉज उसकी अल्लाह ताला ने कोई ना कोई अफादियत ज़रूर बनाई है। और ख़ास तौर पर जिस तरह कहा जाता है कि मौसम के फल ज़रूर खाएं। आजकल सर्दियाँ हैं, ट्राई ड्राई फ्रूट्स, मूंगफलियाँ। ये नहीं कि भाई अंबार के अंबार खा लें, वैसे कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता आजकल, लेकिन एक मुट्ठी भर नट्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और हेडलाइंस की तरफ जरा चलते हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज आज इन फोकस, क्योंकि हमारे खित्ते में भी और दुनिया भर में भी ऐसा लग रहा है बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें इस वक्त हमारे साथ हैं। लेट्स टेक अ लुक एट आज इन फोकस। भारत में सिटीजनशिप राइट्स पर ओआईसी ने तशवीश का इजहार कर दिया। भारत पर मुसलमानों और मुकद्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर। ओआईसी के मुताबिक भारत में मुसलमानों को मुतासर करने वाली डेवलपमेंट पर गहरी नज़र है। जी जनाब, और मैंने आज जो प्रोग्राम की शुरुआत की थी उसमें भी यही कहा कि जो लोग अपने ट्रू पोटेंशियल को या अल्लाह ताला की दीवी सलाहियतों को दुनिया के सामने लेके आते हैं, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं, अपने जहन अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल करते हैं, यकीनन उनके चले जाने के बाद भी लोग उनको अच्छे अल्फाज में याद रखती है। मलका तरन्नुम नूरजहां ऐसा ही एक खूबसूरत नाम, एक खूबसूरत शख्सियत जिनको वाकई पाकिस्तान में भी जिस तरह मलका तरन्नुम कहा जाता है और बर्र-ए-सग़ीर में हमारी मौसीकी को समझने और जानने वाले भी उनके जीनियस की दाद देते हैं। लेकिन ज़रा बात कर रहे हैं इंडिया की, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी इसके ऊपर वजाहत करते चलें। वैसे तो हमने सोचा था कि आपकी मुलाकात किसी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट से भी हम करवाएं और हम बात करें जो मामला चल रहा है कि अर्दोगान साहब का कहना है, तुर्की का मानना है कि पाकिस्तान पे सऊदी अरब ने दबाव डाला और जिसकी वजह से ये मलेशिया का दौरा वज़ीर आज़म का कैंसिल हुआ और इसकी वजह से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये जो आज की दो अहम खबरें हैं कि ओआईसी ने कहा कि भारत में जो इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान मौजूद हैं उनके साथ जो हो रहा है, उनके हुकूक को सल्ब करने के लिए जो कवानीन बनाए जा रहे हैं उस पर गहरी निगाह है। नरेंद्र मोदी से जुड़ी जो हमने खबर आपसे शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसा कोई कानून बनाया ही नहीं गया, थोड़ा सा मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स के लिए इसकी वजाहत करती चलूं। दो कवानीन हैं जिस पे इस वक्त बहस की जा रही है, यानी यहाँ पे बात हो रही है आसाम में होने वाले एनआरसी की। ये नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप है। इनका मानना यह है कि भारत में जो अरसा दराज से जो कई पुश्तों से लोग रह रहे हैं उनको आकर अपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर आज मैं एक भारतीय सिटीजन हूं तो अपने दादा परदादा का ये डेटा मुझे ले जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा कि क्या उनकी जो रिहाइश थी, जो उनकी पैदाइश थी, जो वो रहते थे, आया वो भारत में था या नहीं, या मैं गुज़िश्ता कई दिनों में, कुछ सालों में भारत में आकर बसी हूँ। ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिसको लोगों ने इस तनाजुर में देखना शुरू किया है कि ये कैप, यानी जब हम बात कर रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, उसके साथ इसके ताने बाने कैसे बनते हैं। आपको बताते चलें कि आसाम में एनआरसी का अमल मुकम्मल हो चुका है, यानी वहां पे जब रजिस्ट्रेशन के लिए जो लोग पहुंचे, और इतलात के मुताबिक मैं क्योंकि इसके ऊपर जो होने वाली बहस थी उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रही थी, हुआ यह है कि तकरीबन 10 लाख के करीब लोगों की रजिस्ट्रेशन इस मामले से कंप्लीट ना हो पाई। यानी ऐसे लोग जो सालों से, जो पुश्तों से, जो कई जनरेशन से इंडिया में रहते हैं, वो जब रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे उन्होंने कहा नहीं जी आपके जो कवायफ हैं, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं वो कंप्लीट। तो इसकी वजह से हुआ ये कि तकरीबन 5 लाख मुसलमान और 5 लाख हिंदुओं का इसमें नाम नहीं आया है। और ये आसाम में रहने वाले जो 5 लाख हिंदू हैं वो बंगाली हिंदू हैं, जिस पे बहस अब ये चल रही है कि उनके पास तो एक एग्जिट स्ट्रैटेजी मौजूद है, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की तरफ अगर जाते हैं तो उस रो के तहत उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, लेकिन मुसलमानों का क्या। और बाय द वे आपको बताते चलें कि इसमें कई सर्विंग लोग भी हैं, यानी यहाँ तक भी बहस में बात की गई कि वो सिपाही जिन्होंने भारत की तरफ से मार्का कारगिल में
पार्टिसिपेट किया था और अपने मुल्क के दिफा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुसलमान होने की वजह से उनका नाम भी आसाम के एनआरसी प्रोजेक्ट में नहीं आया है। अब उसके ऊपर जो बयान है वो मोदी साहब का बदल गया। उन्होंने कहा है कि जी अभी तो एनआरसी में बड़े लकूनाज हैं, ये मुकम्मल नहीं हुआ है, तो शोर ना मचाया जाए। ये मामला किस तरफ जाता है आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज एक होनहार पाकिस्तानी से मिलवाते हैं इन मिलो पाकिस्तान से। सबसे पहले इनके बारे में एक रिपोर्ट और फिर इनसे गुफ्तगू। जी आप देख रहे हैं तेज रफ्तार खातून हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने यकीनन पाकिस्तान का नाम रोशन किया। एंड इट इज़ ब्रिलियंट टू हैव सच रोल मॉडल्स फॉर यंग पाकिस्तानी गर्ल्स जिनको कहा जाता है ज़रा सी बेचारी 10-12 साल की होती हैं, भागो मत उठो मत, लड़कियां ऐसे नहीं करती। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कौकब सरवर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक है। सी आई एम अ बिग एडवोकेट और हमारे प्रोग्राम में हम अक्सर जो खवातीन एथलीट्स हैं, द यंग गर्ल्स, उनको ज़रूर प्रमोट करते हैं। एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर सेटिंग दीज रिकॉर्ड्स। कौकब मुझे ये बताएं कि यूर अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर, ये शौक जैसे मैं कह रही तासुर तो ये है कि लड़कियों को कहा जाता है भागो उछलो नहीं, इससे खुदा ना खासा कोई इंजरी हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, हमारे यहाँ लड़कियाँ ऐसे नहीं करती। आपने कभी ऐसी बातें सुनी थी? देखिए मेरी स्टोरी थोड़ी सी वैसे भी डिफरेंट है। मैं हमेशा से स्पोर्ट्स में नहीं रही हूँ। मैंने बचपन में कभी स्पोर्ट्स में नहीं लिया। लेकिन ये मिथ ज़रूर होता है कि लोग ये कहते हैं कि आपको स्पोर्ट्स नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को ज़रा केयरफुल होना चाहिए, बैठने उठने में देखना चाहिए। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम भी एज के इस हिस्से में भी जब मैंने ये चीज़ें शुरू की हैं एंड व्हेन आई रियलाइज्ड माय ड्रीम, तो मुझे नहीं लगता कि लड़कियां किसी भी मामले में पीछे रह सकती हैं या उनको किसी भी स्टेटस को चैलेंज करना चाहिए। So Kaukab, why were you not interested in sports as a young person? यानी जब आप छोटी थी, स्कूल में थी, तब स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट क्यों नहीं था? मैंने कभी इस तरह का एनवायरनमेंट इतना ओपनली देखा भी नहीं था, अगर मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ऐसी फैसिलिटीज भी नहीं है। स्कूल्स में भी एक लेवल तक इनकरेज किया जाता है, अब उसके बाद फिर अगर आप अपने ओन पे कुछ करें तो करें, अदरवाइज इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं। सो आई एम अ वर्किंग मदर, so it's been only 2 years I have started my journey. अच्छा पहले ये बताएं कि ये जो वेकअप कॉल थी या कॉलिंग थी आपकी, ये कैसे डिस्कवर की? किसी फिटनेस ट्रेनर की वजह से, कोई दोस्त ऐसे बने? हमारे यहाँ तो कोई ऐसे मैराथन क्लब्स वगैरह भी नहीं होते जिसकी वजह से लोगों को बहुत पता इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरी सुबह की आदत जरूर है कि मैं सुबह फजर की नमाज के साथ उठती हूँ और फिर उसके बाद मैं पार्क में वॉक करने के लिए जरूर जाती थी। देन मुझे एक मेरे दोस्त ने बताया कि भाई एक कराची शहर में ही एक हाफ मैराथन हो रही है। तो हाफ मैराथन इज बेसिकली 21 किलोमीटर। तो मैंने उससे कहा कि यार मैंने तो कभी नहीं की है 21 किलोमीटर। उसने कहा तुम ट्राई कर लो, तुम वॉक भी तो करती हो, जॉब करती हो, तो लेट्स ट्राई दिस। मैंने कहा ओके फाइन, चलो जिसकी तैयारी करते हैं। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसकी तैयारी करना शुरू की। सो चली गई उस इवेंट में। जब वहाँ गई तो पता चला कि सिर्फ मैं ही एक खातून हूँ। मुझे थोड़ी घबराहट भी हुई, इतने सारे मर्द और मैं एक अकेली जो 21 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लेने के लिए आ गई। बट फॉर्चुनेटली बीच में उसको सजा दिया था। सीमा आई और सीमा उस दिन पता नहीं किसी बात पे बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उन्होंने अच्छा मैं अपनी तरफ से उसको बड़ा प्रोटेक्ट कर रही थी और उसका एंगल कई दफा सही करके देख रही थी। शी वॉक्स एंड शी पिक्स इट अप और सारे फ्लोर के सामने उन्होंने कहा ये चीपनेस यहाँ कौन लेके आया है। वो दिन और आज का दिन काफ़ी चीज़ों में मैंने बहुत कुछ सीखा, कैमरे की आंख से चीज़ों को देखना सीखा। बट दोज थिंग्स रियली स्टिक विद यू एंड दे टेल यू अ लॉट। आज यही बात करेंगे। आप हमें कॉल करके बताइए कैसे ऐसे उस्ताद की, आपके पेरेंट्स की, आपके पार्टनर की हौसला अफजाई / तनकीद, क्योंकि वो पाकिस्तानियों का ख़ास एक शेवा है जी, उस पर आज हमने बात करनी है। ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है या इसके कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है? और आज जो पैनल है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ये लोगों को, ये प्रोफेशनली यही काम करते हैं, लोगों की हौसला अफजाई करते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त प्रोफेशन है टू हैव। एंड दे ट्रेनर्स, दे आर पावर एक्सीलेंस पीपल हु एक्चुअली वर्क टुवर्ड्स गेटिंग द रियल पोटेंशियल आउट ऑफ अ पर्सन। हमारे साथ मौजूद है दानिश परवेज हु इज विद द टॉर्क। हमारे साथ हैं जैन गोपलानी हु हैज हिज ओन एंटरप्राइज एंड हिज वाइफ इज आल्सो अ वेरी रेगुलर पर्सन विद अस। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमारे साथ मौजूद है फराह आफ्ताब, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। क्या हाल है फराह? अल्लाह का शुक्र। आप पहले तो आपको और मुझे मुबारक कि वाकई कराची का टेम्परेचर इतना ड्रॉप किया कि हमारी विंटर वार्डरोब बाहर निकली। आप लोगों का तो एक ही यूनिफॉर्म है, तो आप लोगों को नहीं दावत हम दे सकते। लेकिन फराह, इनकरेजमेंट का रोल इन एक्चुअली वो जो कहते हैं ना तरबियत साजी में, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हाउ इम्पोर्टेंट इज इनकरेजमेंट? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूजुअली होता ये है कि हम इंकरेजमेंट या पॉजिटिविटी नहीं देखते। हमारी यहाँ मेंटेलिटी ऐसी है कि हम यूजुअली लोगों के नेगेटिव्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं और पॉजिटिविटी पे फोकस नहीं करते। इवेंचुअली वो खुद भी अपनी पॉजिटिविटी को देखना भूल जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम
इंस्टेड ऑफ पिकिंग आउट द नेगेटिव्स कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो आई ऑलवेज टेल कि देयर मस्ट बी समथिंग गुड इन देम दैट यू कैन पॉइंट आउट, और उस इनकरेजमेंट को लेके फ्यूचर में उनके पोटेंशियल को हाईलाइट किया जा सकता है। आई थिंक हम जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशंस के प्रिज्म से देखते हैं, व्हाट वी एक्सपेक्ट ऑफ अदर पीपल। तो हम तारीफ भी करते हैं ना, तो उसकी किसी ऐसी पहलू की तारीफ करते हैं जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है। ज़ैन, डू यू नॉट फील के वाइफ्स अक्सर जेंडर डिबेट में अगर चले जाएं, हस्बैंड एंड वाइफ इक्वली टैलेंटेड हैं, हस्बैंड वाइफ की उस चीज़ को रीइंफोर्स करता है, जैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया, मेरी वालदा तुम्हारी तारीफ कर रही है, व्हेन यू आर सबमिसिव, यू आर नॉट इनकरेजिंग द पार्ट्स व्हिच सॉर्ट ऑफ क्लैश विद योर एक्सपेक्टेशन। अगर मिसाल के तौर पे किसी हस्बैंड को ये प्रॉब्लम है कि मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल एम्बिशन रखती है, तो वो कभी वो वाली तारीफ नहीं करता। ये तारीफ की भी तो किस्म किस्म होती है ना, क्या कहोगे? आई गेस यहाँ एक्सपेक्टेशंस क्लियर करने की बहुत जरूरत है। अगर शौहर से बीवी से यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो अच्छी घरेलू काम करे सिर्फ, हाँ। तो वो तारीफ ही उसी चीज की करेगा, बाकी चीजों की उसको फर्क ही नहीं पड़ता। तो वहां पे औरत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था कि वो एक्सपेक्टेशंस क्लियर की नहीं की। उसी तरह आदमी की, फॉर एग्जाम्पल, आदमी आपके लिए पैसा लाता है, घर को चलाता है, सब कुछ करता है, मगर वो सिर्फ ड्यूटी मान दी जाती है। हाँ, आपने कोई एहसान थोड़ी किया है, हाँ। ये आपका फर्ज है। Yeah. कई बार नाम ओवर एंड उसका अबव आप ही जाते उठाएंगे। हैं, हाँ, ओवर एंड अबव जाते हैं, आपके अपने बजट्स को क्रॉस करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर नहीं, तारीफ तो दूर दूर की बात है। यहाँ तो कंप्लेंट बहुत ज्यादा होती है। तो इट्स बोथ द वेज। मुझे ये बताएं, खवातीन तो एक्सपेक्ट करती है ना, यानी हमने उनको बचपन से ट्रेन ही यही किया है जी। कि बच्ची प्यारी लग रही है तो तारीफ की मुस्तहक है, जी। लड़की की तारीफ वैसे भी कम होती है, तो यही रोल्स फिर ग्रो अप करते चले जाते हैं। यही तो होता है, यही तो होता है। वो सारे चीजें कैरेक्टर बचपन से बिल्डअप होती है। हाँ। लड़की हुआ है मैं मुन्ना, लड़का हुआ लड़की थोड़ी है, तुम रोना बंद करो। ये तमाम चीजें बचपन से डालती जाती है। Right. और फिर हम कहते हैं, जब हम बहुत एक एज में आ जाते हैं और फिर हम मेंटल ब्रेकडाउन देखते हैं, और फिर हम डिप्रेशन देखते हैं, हम एंजाइटी देखते हैं, एंड देन वी सी मैरिजेस ब्रेकिंग अपार्ट, और हम बोलते हैं ओहो क्या मसला हो गया इनके बीच में। आजकल के बच्चे जो है ना, ये रिश्ते को समझते नहीं है। अच्छा, आपने हम बचपन से अपनी मसले हौसला किए। अफजाई कितनी करते हैं। ज़ैन, यू स्पॉट ऑन विद दैट। तो दानिश, ये जो भी बात की जा रही है जेंडर डिबेट से बियॉन्ड पेरेंटिंग की बात कर लेते हैं। पेरेंट्स भी एग्जैक्टली यही चीज़ करते हैं कि जो चीज़ अपने मुनाफे की है ना, सिर्फ उसकी तारीफ हो रही है। बच्चा जब सबमिसिव है, जब पोलाइट है, जब आपकी बात मान रहा है, तो आप तारीफ कर रहे हैं। जब वो टैंट्रम थ्रो कर रहा है, उसको बचपन से अपने नेगेटिव इमोशंस को प्रोसेस करना सिखाते ही नहीं है। उसको और अल्लाह मियाँ तुमसे नाराज होगा, मम्मा भी तुमसे नाराज है, वो कहता है अल्लाह मियाँ मैं तो जरा सा रोया था, ये सारी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों हो गई है। I agree. अच्छा, यहाँ पे एक nuance समझना बहुत जरूरी है। There's a difference between appreciation and recognition. Yeah. You know, you recognize people for their results and performance, and you appreciate people for who they are. या जिस तरह बच्चा है, वो बचपन में रोएगा नहीं तो और क्या करेगा, शरारत नहीं करेगा शरारत तो नहीं कब करेगा तो और क्या करेगा। हाँ। बट व्हाट यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ देम आर द रिजल्ट्स एंड परफॉर्मेंस, और आप उनको उसको रिकॉग्नाइज करते हो। लेकिन अप्रिशिएट जब करने की बात आती है, तो यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड हु दे आर, यू हैव टू अप्रिशिएट देम एज ह्यूमन बीइंग्स। बट दानिश, व्हाई इज दैट कंडीशनल? हम कहते हैं कि माँ बाप अपने बच्चे से बेलौस प्यार करते हैं, बट हमें भी अपनी इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि क्या वाकई हम अनकंडीशनल प्यार करते हैं? हमने तो 100 कंडीशंस लगाई हैं, तुम होमवर्क करोगे तो प्यार करूंगा, तुम फर्स्ट आओगे तो प्यार करूंगा, तुम खाना खत्म करोगे तो तुम प्यारे हो। यानी जब वो बच्चा कोई नेगेटिव इमोशन से गुजर रहा होता है, मिसाल के तौर पे जिद्दी है, आपकी तवज्जो मांग रहा है, उसको रोना आ रहा है, उसको नींद आ रही है, वो क्रैंकी हो रहा है, आप हाउ डू यू एक्सप्लेन टू हिम दैट ही इज स्टिल लवेबल टू यू? अच्छा, इसमें it's very important to be self-aware also. हाँ. Parents have to introspect हाँ. and be self-aware that you know, what are their limitations like, what are their strengths like. You know, can they really explain to their children हाँ. it's okay to be human, and at the same time also inculcate the message that you know ठीक है, ये तुमने express कर दिया, you're human. इसको बेहतर करने का तरीका ये है। हाँ. Sometimes हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स जनरली होते हैं, they're not educated so much that they don't understand how to deal with the उनको ये situation. बात पता ही नहीं है, वो समझ भी नहीं आती। वही ना हुकूक फराइज बड़ी बड़ी चीजों की एक जंग में पड़ जाते हैं। फरा, आप क्या कहेंगी पेरेंट्स को? हाउ डू यू? पेरेंट्स वाला जो रोल है वो मैं इस वजह से बताऊंगी बिकॉज आई एम वर्किंग विद किड्स एंड अडल्ट्स बोथ, सो आई हैव सीन कि जो अडल्ट्स में प्रॉब्लम्स आते हैं वो पेरेंटहुड की वजह से चाइल्डहुड में आ रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कह रही हैं कि बच्चा रो रहा है, सो sometimes the child only wants your attention and you're not giving the right attention at the right time, so वो negative way में attention seek करना शुरू हो जाता है। I mean he would start throwing tantrums. आजकल छोटा सा बच्चा, you know, 1 year old बच्चा is coming to me and he
throws tantrum like anything only because he, you know, वो देखता है mother को and whenever he sees the mother around and he starts throwing तो tantrum. बेसिक ह्यूमन नीड जैसे कहा जाती है, is to be seen, is to be Yes. heard, कि मेरा वजूद है, Yes, मुझे I'm देखो, there. मुझे एक्नॉलेज करो. Yes. Appreciate it. या to नहीं, be heard. अप्रिसिएशन से भी बियॉन्ड कि पहले तो बेसिकली सी मी, आई एम हियर. जब वो नहीं होता फंक्शनल तरीके से तो रोना पड़ता. बिल्कुल. अच्छा, मुझे ये बताएं कि जस्ट टू मेक इट इवन मोर पैलेटेबल फॉर पीपल, यही डायनामिक हमारे हर रिलेशनशिप में प्ले होते हैं, जिसको लोग कहते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज करें, जो चीज़ बुरी भी लग रही है उस वक्त दूसरे की अच्छी पॉजिटिव्स को जहन में लेके आना, फाइंडिंग समथिंग टू अप्रिशिएट अबाउट अ पर्सन जब वो जहर लग रहा है, ये कैसे किया जाए? Honestly speaking, I do that because, you know, being therapist, we make the person realize all the positivity of that particular person or that particular situation. ठीक है? Usually कहते हैं कि write it down. By the end of the paper, you actually start realizing कि strengths क्या हैं, pros and cons क्या हैं, what are the, you know, what are the negativity that you are seeing, क्योंकि उस टाइम पे आप एक glasses पहन लेते हैं and you see the world with that frame. अच्छा, मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त कल किसी ने टेक्निक, एंड आई थिंक आई वाज टॉकिंग टू अनदर काउंसलर, उन्होंने बताया कि फेक इट टिल यू मेक इट वाली चीज़ होती है ना, जब आप इतने नेगेटिव हो जाएं या आपको इतना गुस्सा आ रहा हो कि भाई मुझे तो कोई अप्रिशिएट नहीं करता, मेरी कोई तारीफ नहीं करता, उसका एक बल्कि हमें एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है. वापस आती हूँ तो ये कंटिन्यू करती हूँ, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. तो हम बात कर रहे थे जनाब कि जब आपको ऐसा फील हो कि आपकी कोई हौसला अफजाई नहीं कर रहा, तो हम अपने आप की हौसला अफजाई क्यों नहीं कर सकते? वैसे कहते हैं ना, एक इंसान अगर आपको हेल्प कर रहा हो, इनकरेज कर रहा हो, दैट इज़ गोइंग टू टेक यू प्लेसेस. लेकिन अगर एक इंसान भी ना हो, तब क्या किया जाए? व्हेन यू आर एब्सोल्युटली अलोन, कैन यू डू दैट रोल, कैन यू फुलफिल दैट रोल फॉर योरसेल्फ इज द क्वेश्चन. दानिश, क्या आपको लगता है अगर कोई ना हो तो जिस तरह हम अपने वर्स्ट क्रिटिक्स हो सकते हैं, क्या हम अपने बेस्ट चीयर लीडर भी बन सकते हैं? Absolutely, yes. Positive psychology कहती है that, you know, there's this term called positive self-talk. Okay. Yeah, if there's nobody around you to motivate you, to encourage you, you have to keep telling it yourself out loud. Yeah. So when एक दफ़ा हम लोग किसी का इंटरव्यू कर रहे थे, and the question was, do you talk to yourself? And in the interview, we thought that, you know, this is a very stupid question, and she was like, no, why would I talk to myself? You know, it's insane to talk to myself. And she didn't get hired because we needed somebody who could really self-motivate. प्लीज, जो तमाम लोग अपने आप से बातें करते हैं, प्लीज टॉक में अप्लाई करें. दानिश से कि हम ऐसे लोगों को हायर करना चाहते हैं जो अपने आप से बात करते हैं. जैन, आप और मैं भी अपने आप से बात करते हैं. वो तो बचपन से बात कर रहे हैं. मैं तो 3 आवाज़ों में भी बात कर लेती हूँ अपने आप से. क्रिएटिविटी ना. हाँ, बिल्कुल है. अच्छा, लेकिन मुझे बताएं कि शादी के बाद क्या होता है? बिकॉज यू नो आई वांट टू कीप आस्किंग यू दिस. उस वक्त आप अपने आप से कितनी आवाज़ों में बात करते हैं? है शादी बीच में आती है, राइट? I see you as a role model where you can tell people कि देखिए all is well. आई गेस जहाँ अप्रिशिएशन की बात होती है, जहाँ पॉजिटिविटी की बात होती है, बात ये है कि मुझे ये लगता है कि नेगेटिव होने के लिए ना बहुत लोग मिल जाते हैं. अगर मुझे किसी को वाकई में सुनवाना है ना कुछ, आई नो लॉट ऑफ पीपल इन माई सर्कल कि मैं उसकी वहाँ बात करवा दूंगा, इससे बात कर लूँ. मगर पॉजिटिव एजेंट्स नहीं है हमारे पास. लेकिन झूठी तारीफ क्या होती है? और क्या आपको लगता है कि जैसे एक बात कही जाती है ना हौसला अफजाई में, आपने कई ऐसे जोक सुने होंगे कि अगर आपकी वाइफ आपसे ये पूछे कि क्या मेरा वजन बढ़ गया है, तो इसका तो एक ऑटो पे रिप्लाई होना चाहिए, नहीं नहीं, तुम तो बल्कि पहले से दुबली हो चुकी हो. कपड़ों की गलती है. हाँ, कपड़ों की गलती है. ये ड्रेस तुम पहनती हो और ये सुन भी रही होगी, मुझे बिल्कुल डांट पड़ने वाली है इस बात पे कि मैं उसको कहता हूँ कि पर्टिकुलर ड्रेस होता है जो तुम्हें मोटी लगती है, ये मत पहनो, दूसरा पहनो. तो दिस इज वन ऑफ माय जस्टिफिकेशंस, यू नो, कि मैं उसको कह देता हूँ अक्सर. ये तो अब इस तरह की इंकरेजमेंट यानी एक्सपेक्ट भी तो करते हैं ना. अभी थोड़ी देर पहले एक्सपेक्टेशन की बात हो रही थी. आप किसी फैमिली इवेंट में जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, शी इज मेड एन एफर्ट, शी इज गॉटन रेडी, दे आर एक्सपेक्टिंग इंकरेजमेंट, दे आर एक्सपेक्टिंग अप्रिसिएशन. बिल्कुल. देखिए, सिंपल भी बात ये होती है कि अप्रिसिएशन तो वो चीज है जो मुझे लगता है कि मैं आस पास हर जगह बांटता रहता हूँ, मुफ्त में देता रहता हूँ लोगों को कि ले लो. क्यों? क्योंकि कुछ नहीं अगर वो बंदा थोड़ा सा एक लम्हे के लिए मुस्कुरा भी दे या अच्छा भी फील करे, ये उसको काम ही आएगा. मुझे नहीं लगता कि अप्रिसिएशन किसी को डाउन द गटर लेके जाता है, मुझे नहीं लगता. हाउएवर, जब आप फीडबैक की बात करते हो, डिफरेंस है दोनों के अंदर. अप्रिसिएशन और फीडबैक बहुत अलग अलग चीज है. अप्रिसिएशन इज कि यार वही बात की जो दानिश ने कही थी कि नो, आप अप्रिशिएट करते हो फॉर हु दे आर, व्हिच इज ग्रेट. आपने अच्छा ड्रेस पहना, यू अप्रिशिएट दैट, दैट इज ग्रेट. मगर जब कोई फीडबैक मांगता है
फिर वहां पे समझ में आता है कि बंदा यार वो एक्चुअली फीडबैक मांग रहा है। फॉर यानी एग्जांपल इन अदर वर्ड्स Yeah. मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आज तुमने सुबह उठ के खाना बनाया, लेकिन मैं फीडबैक दे रहा हूँ कि आलू गोश्त अच्छा नहीं बना। अच्छा, अप्रिशिएट करता हूँ कि तुमने सुबह उठ के खाना बनाया। हाँ। अगर फीडबैक चाहिए तो हम बाद में बैठ के बात करेंगे इसके बारे में, पर फिलहाल ये मैं खा लेता हूँ, फिलहाल मैं ये फिलहाल मैं ये खा लेता हूँ। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स एटलीस्ट इन शादी। मर्द और खवातीन मुझे बताएं कि ज्यादा बेचारे अंडर अप्रिशिएटेड कौन है? सच्ची सच्ची मर्द। मर्द अंडर अप्रिशिएटेड। थैंक यू, Yes, I would थैंक agree. यू। सारे मर्द हजरात को लगता करवा लो है अपने पेज कि पे, भाई यही आ कॉलर गया। आ गए, उनसे भी पूछ लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर जी रहे हैं? राशिद मलिक बोल रहा हूँ कराची से। राज साहब आप जरा फैसला करें, अभी हमारे यहाँ 2:1 चल रहा है। मर्द हजरात को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उनकी हौसला अफजाई, उनकी तारीफ नहीं होती, क्या ये सच है? सच है मतलब लेकिन ये है कि वो फिर इसको एडजस्ट कर सकता है, ऐसी कोई बात हाँ। नहीं है। अब एक बात मैं थोड़ा सा और करना चाहूंगा कि जैसे आज एक हमारी कौम और मुल्क के लिए बड़ी मुबारकबाद की बात है कि पाकिस्तान में एक तो क्रिकेट शुरू होगी इंटरनेशनल, और पाकिस्तान जी में मैच बिल्कुल, भी उनकी भी हौसला अफजाई हौसला होनी अफजाई होनी चाहिए। चाहिए। इतने सालों के बाद टेस्ट क्रिकेट वापस कराची में आया। पिंडी में मुझे कोई बताया था कि जब टेस्ट मैच हुआ 30 साल के बाद हुआ है। सो डेफिनेटली, और फिर वही वाली बात, हम जब जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है कहते तो हैं, लेकिन ये लफ्जी बात होती है। जब वो हारते हैं तो बेचारों की ऐसी मीम्स बनती हैं, बड़ा बुरा हम हाल करते हैं। तो पिछले तो वैसे भी बड़ा मोराल गिरा हुआ था टीम का, बड़ा बुरा हाल था, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे। हाँ। और मैं वैसे पीसीबी को मशवरा देने वाला था कि कोचिंग का इतना मसला आ रहा था, तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि ये कहना चाहिए इनको कि इंशा जी उठो अब कोच करो। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब, आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट थॉट। लेकिन हौसला अफजाई पे हम बात कर रहे हैं, फरा एकदम मेरे जहन पे आया जैसे उन्होंने कहा कि अगर मर्दों को अप्रिशिएट नहीं किया जाता तो वो उसका कुछ ना कुछ हल निकाल लेते हैं। अब ये हल भी तो फिर मसले का बायस बनता है। और अगर आप देखें कि खुदा ना खासा जब मैरिजेस या पार्टनरशिप्स टूटती हैं तो लोग फिर when they look back and they say कि गलती तुम्हारी थी, you were not appreciative enough, you were not nice enough, and then there is always somebody who's willing to be nice. तो फिर क्या किया जाए? देखिए मैं अभी जैसे बात स्टार्ट हुई थी तो मर्द हल निकाल लेते हैं। यूजुअली ये होता है कि फीमेल्स को सिंपैथी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है। लेट्स सपोज वो काम कर रही हैं, या अगर हम कल्चर में भी देखें तो काफ़ी लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई सिंपैथी मिल रही है उसे, कि वो उसे अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, द थिंग्स दैट शी इज़ डूइंग एट होम। लेकिन मर्दों के लिए कोई सिंपैथेटिक होता नहीं है कोई, ठीक है। तो आई थिंक कि वो वहीं पे एडजस्टमेंट ढूंढ लेते हैं, बिकॉज उनकी शुरू से ही अपब्रिंगिंग ऐसी हुई होती है कि तुमने रोना नहीं है, तुमने एक्सपेक्ट नहीं करना है, अगर तुम रोगे तो तुम लड़की तुम लड़की हो जो तुम रो रहे हो। तो वो शुरू से ही they involve in their personality that अगर मैं ऐसे करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरी कहीं वर्थ या सेल्फ वर्थ मेरी रिड्यूस हो रही है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग जहाँ पे है एप्रिसिएशन की वजह से आई डोंट थिंक एग्जैक्टली सारे घर टूटते हैं। वो आपकी सेल्फ कमिटमेंट पे भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन एप्रिसिएशन से बहुत सारे रिलेशनशिप्स बहुत बेहतर हो सकते हैं। और एप्रिसिएशन कुड बी, जैसे उन्होंने कहा, फीडबैक। So wording matters a lot. The way you actually say your words के आप appreciate करें। Most of the time हमारे यहाँ appreciate, हाँ आप अच्छी लग रही हैं, लेकिन सिर्फ फर्क हमारे यहाँ एक और चीज़ भी तो बड़ी डीप सीडेड है ना, कि हमारे यहाँ मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, लैक ऑफ एतमाद इतना है कि अगर आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो लोग उसको कभी कभार झूठी तारीफ़, चापलूसी समझते हैं। हमारे जो खैर ख्वाह होते हैं, लाइक अगर जैन आपको कोई आके कहे, आप अपनी वाइफ से जाके शेयर करो कि भाई somebody is really appreciate, कोई ना कोई एक बंदा आपके खानदान में होगा जिसका अलार्म बजेगा, कहेगा नहीं, लेकिन देयर इज समथिंग रॉन्ग, दिस डजंट ऐड अप। हम एज अ कल्चर हम जो तारीफ होती है उसको शक की निगाह से देखते हैं। दानिश, इज दिस ट्रू? Absolutely, yes. I think this is also how you help people understand how to take feedback, how to take appreciation also. Appreciation breeds appreciation. Yeah. So एक तो उसमें एक आ जाता है कि look hard for it. कभी कभार कुछ लोगों में देखना आसान होता है, कभी कभार कुछ लोगों में देखना और ढूंढना मुश्किल होता है। Look harder, and when you appreciate a certain aspect of somebody, you don't agree with them generally. अच्छा, एक नॉर्मल ग्रीवियंस की बात कर लेते हैं। जो यंग अभी बहुएं हैं जिनकी नई नई शादी हुई है, वो कहती हैं कि भाई फीडबैक, तारीफ मिलती है, लेकिन समझ नहीं आ रहा होता तारीफ हो रही है या बेइज्जती हो रही है। यानी कहा जाता है बहुत अच्छा किया, लेकिन, और लेकिन के बाद एक ऐसा हैंड ग्रेनेड आता है कि आप उसके बस आते हैं। क्या कहेंगे? There are two aspects to this. एक तो ये कि आप लेकिन के बाद वाला सेंटेंस ले लें, लेकिन के बाद वाला सेंटेंस भूल जाए।
भूल जाए, सुन के भूल जाए कैसे? इसकी भी तो टेक्निक बताएं। कॉन्शियसली ट्राई करें, लेकिन के बाद वाला लेकिन भूल के जाएं। बाद तमीद है, लेकिन के बाद झूठ है। झूठ है, भूल जाए वो। दूसरा ये कि जो लेकिन के बाद वाला सेंटेंस है, आस्क फॉर क्लैरिटी, यू नो व्हाट यू मीन बाय दिस। कभी कभार नहीं पूछ सकते, आगे सास करिए तो उससे क्या पूछेंगे कि अब वो कह रही है कि बिरयानी बहुत अच्छी बनी है लेकिन तुमने दम सही नहीं दिया, अब इसके बाद क्या पूछे बंदा? I बताओ was going to tell you more about this. Zen, हाँ, तुम बताओ, बताओ। लेकिन या ये बट जो वर्ड है, चलो बॉस पे रख लेते हैं। सब पे रख लेते बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी बट अब बट के बाद जो कुछ आया उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। कॉन्शियसली एफर्ट डालना पड़ता है। हाँ। एनएलपी टेक्निक है ये जो हम सीखते हैं, हम सिखाते भी हैं इसके अंदर कि बट का वर्ड ही गलत है। Yes. आप Yeah. नहीं यूज कर सकते। Yeah. आप उस बट को जब कहते हैं तो वही वाली बात कि उससे पहले जो भी कहा है वो सब फजूल था, नल एंड वॉइड हो गया। किसी को याद नहीं रहता। ठीक है, हाँ। आप एंड लगाएं। यस हाँ आपने खाना अच्छा बनाया है और अगर थोड़ा सा और दम पे रखती तो बेहतरीन हो जाता। हाँ, और ये आलू गोश्त के बजाय कालू गोश्त ना होता अगर तुम उसके करीब रहती और ये जला ना होता। अगर नहीं अगर नहीं यूज अगर कर नहीं सकते। अगर नहीं कैसे इसी को रिफ्रेश करो भाई, और आलू गोश्त कालू गोश्त ना होता। जायके का हो जाता और तुम थोड़ा वक्त दे दिया करो उसके ऊपर। वक्त ही तो ज्यादा दिया चूल्हे पे, वो तो ज़्यादा चल गया। दिया। और तब दबा दो। कम मत दे दो। ठीक है, डेलिबरेट एफर्ट चाहिए अच्छा। एंड लगाने के लिए, क्योंकि एंड ही रिजल्ट लाएगा जो आप चाह रहे हैं। हाँ। ऑल्सो मेरा एक और प्रॉब्लम विद फीडबैक है कि हर बंदा हर वक्त फीडबैक नहीं मांगता। मुफ्त मत दो, अप्रिशिएट मुफ्त करो। जी फीडबैक मुफ्त का नहीं होना चाहिए, सही बात क्योंकि है। जिस राय को आप मुफ्त में बांटते हैं उस राय की वैल्यू नहीं होती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। और ये मेरे ख्याल में हमारे घर में, क्योंकि हम सब साथ अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रह रहे होते हैं, दिस मैच्योरिटी इज नीडेड फ्रॉम पीपल हु आर ओल्डर, यानी जो आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए। एक कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? शीना मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? शीना छापरा। कैसी हैं शीना? लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइए, आज के हमारे टॉपिक पे कुछ कहना चाह रही हैं शीना? मैं यही कह रही हूँ, आप लोग ना ये जो टॉपिक्स लेकर आ रहे हो ना बहुत पॉजिटिव हैं, अच्छे Thank you, हैं। thank you. Keep it this way, please. थैंक यू सो मच। बल्कि आपका जिक्र खैर हो रहा था वर्ल्ड डायबिटीज during the wonderful work that you've done for the community and how you've raised awareness about it. So thank you, मैं Sheila, for इसी being हवाले here. से सिद्रा बात जी। करूंगी कि आप जो अभी बात कर रहे हो ना पॉजिटिविटी एंड नेगेटिव बातें, और यही जब बच्चों को शुरू हुई थी ना, ये देखो हर चीज में शामिल होती है ये हाँ, चीजें। हाँ, तो जब ये शुरू हुई थी ना मेरे बच्चों के साथ, तो मुझे सबसे पहला अटैक ये आया था कि बेटी है, हाँ, और बेटी की जो बीमारी है या बेटी की जो कंडीशन है ना, बीमारी पहले बोलते थे ना, जी। तो ये कंडीशन, मैंने ये वर्ड यूज किया कि ये कंडीशन है, बिकॉज हमें इसके साथ जिंदगी में रहना है बिल्कुल। सारी जिंदगी। जब तक एक इलाज निकलता है तो यू नो आई हैव टू बी द फर्स्ट पर्सन to be positive and then pass it on to my children and Absolutely. then तो automatically ना एंड ये दैट घर चेंज, में- वो जो कहते हैं ना कि क्वांटम चेंज, के बहुत छोटी सी चीज बदलती है लेकिन वो फिर स्नोबॉल करके वो एक बहुत बड़ा मोमेंटम लेके आती है। सो यू आप एब्सोल्युटली यकीन नहीं राइट। करोगे, हाँ, अभी जो हमारे बच्चों के वीडियोस आए, आप यकीन नहीं करोगे ऐसी ऐसी औरतों ने अप्रोच किया पॉजिटिविटी से Yeah. कि यू नो हमने अपने बच्चों को बोलना शुरू किया। और ये कोई देखो मुझे पहला सवाल ये आता था कि इसकी वजह से हुई है या इसकी वजह से हुई है, हाँ। तो यू नो ये चीजें। और आपका It's very जो- natural to blame. You're absolutely right. Thank you so much, Hina, for calling in. और नहीं, हमारे वो करकर- जी ठीक हमारे है, तो मौजू से बात- थोड़ा सा मुख्तलिफ था, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि नहीं, जब but आप- इंकरेजमेंट एंड पॉजिटिविटी आप लेके आते हैं तो थिंग्स चेंज फॉर द बेटर। लेकिन आप ही की बात से फरा आपकी तरफ लेके जाना चाहूंगी, बड़ा अहम ये पॉइंट है। आप देखिए कि कभी कभार जो पेरेंट्स ऑफ पीपल और स्पेशली चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनमें कितना पेशेंस, कितनी इंकरेजमेंट होती है। एंड आई थिंक एवरी पेरेंट शुड सी कि जो चीज़ें आप माइलस्टोन्स फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं उनके लिए वो मेहनत करते हैं। एंड व्हेन दे सी देयर चाइल्ड स्पीकिंग द फर्स्ट वर्ड, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, इट्स यू नो यू रियली अप्रिशिएट द ब्लेसिंग इन दैट। हम जिंदगी में इतने नाशुक्रे क्यों हो गए कि यू नो वी डोंट टेक दीज थिंग्स सीरियसली? अच्छा, आई थिंक कि यूजुअली बहुत सारी चीज़ें अपब्रिंगिंग में भी होती हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें अप्रिशिएट करते हैं, हम उसी तरीके से चीज़ों को लेकर फ्यूचर में भी चलते हैं। तो आई वुड रादर से कि यू नो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा, एक तो यू नो हमारे यहाँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत लेटर स्टेज पर आती है, लेकिन अगर देखा जाए तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के हर स्टेप के साथ भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ली जा सकती है Yeah. थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स।
जैसे कि एक बच्चे ने एक स्टेप लिया या एक माइलस्टोन अचीव किया, तो आप उसको अप्रिशिएट करें द वे यू आर डूइंग इट राइट नाउ. लेटर ऑन जब वो बच्चा टीन एज में जाता है एंड दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट एंड यू नो वो अपने किसी स्पोर्ट्स में है या किसी डांस क्लास है या कोई म्यूजिक क्लास है, तो आप उस वक्त उसको इतना अप्रिशिएट नहीं करते, जिसकी वजह से वहाँ पे क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्पेशल नीड्स के पेरेंट्स हैं दे गो थ्रू अ लॉट टू अचीव दैट, और हमारे यहाँ नॉर्मल पेरेंट्स इन चीज़ों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेना हो जाता है. मेरे ख्याल में पेरेंटिंग की भी स्टेजेस होती है ना, विद द टीनेज व्हेन द चाइल्ड इज कमिंग इनटू हिज ओन पर्सनालिटी, समटाइम्स पेरेंट्स सी दैट एज अ थ्रेट, बिकॉज जैसे कहा जाता है ना कि योर चिल्ड्रन कम फ्रॉम यू बट दे डोंट बिलोंग टू यू. वो आपको उनको डील ऐसे ही करना है कि दिस इज अ डिफरेंट पर्सन विद हिज ओन यूनिक लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जो कि हमारे लिए कभी कभार मुश्किल होता है. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वी गोइंग टू कम बैक टू दिस पॉइंट कि हर करीबी रिश्ते में हमने एक सांचा, एक स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है, और जब हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती हमारे लिए मुश्किल होता है उसकी हौसला अफजाई करना. यहाँ पे ये बात भी करेंगे जो ट्रबल्ड मैरिजेस से अगर लड़कियाँ अपने ख़ानदान वालों से सपोर्ट ढूंढती हैं, उस वक्त उनकी इंकरेजमेंट कि मैंने अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट करना है या आई वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप, that support, that encouragement is not extended to them. इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. बात हम कह रहे थे कि ज़िंदगी के मुश्किल दौर में आपको सबसे ज़्यादा इंकरेजमेंट की ज़रूरत होती है. खुदा न खासा किसी बीमारी से आपका सामना है, खुदा न खासा आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, दैट्स व्हेन पीपल नीड द सपोर्ट ऑफ देयर फैमिली. हम पहले इस बात पे बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे कि पाकिस्तान एक फैमिली ओरिएंटेड कल्चर है, अभी भी है, लेकिन 2019 के आखिर में आप देखेंगे कि कई हमारी फैमिली इक़दार बदल गई हैं. आजकल के नौजवान, आजकल के एडल्ट अपने आप को ज़िंदगी के अहम मोड़ पर अक्सर औकात तनहा पाते हैं. उनको लगता है कि फाइनेंशियल जिम्मेदारी अगर आई है, कोई क्राइसिस आया है, तो हमारे पहले एक ज़माने में कहते थे ना तमाम रिश्तेदार आके आपको हेल्प कर देंगे, अब वो ज़्यादा कल्चर नहीं रह गया. लॉट ऑफ पीपल आर लिविंग अब्रॉड, दे आर नॉट लिविंग टुगेदर, फिजिकल डिस्टेंसेस हैं, इसके अलावा रिश्तों में भी वो रवादारी नहीं है. लेकिन बिलखुसूस यहाँ पे बात करना चाहेंगे जब लड़कियाँ किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को ख़त्म कर रही होती हैं या अपनी ज़िंदगी को डिवोर्स के बाद रीस्टार्ट कर रही होती हैं, उनके लिए बड़ा अहम है कि उनको फैमिली की तरफ से एक सपोर्ट, एक इंकरेजमेंट मिले. तानिश क्यों नहीं मिलता? यानी हमने खुद सोचा होता है कि ज़िंदगी भर शादी चलाएंगी. अच्छा, इसमें देखें, इसमें एक सिलसिला ये है दैट यू नो द माइंडसेट स्पीक्स अ लॉट हियर. यू नो यू कांट रियली अप्रोच समबडी. मैं इसको मुशाहबत देना चाहूँगा एक उस इंसान से जिसने गेम खेल रहा था, वो गेम हार गया और जाके बेंच पे बैठ गया. अब उसको जाके क्या बोलोगे आप? उसको सिर्फ सिंपैथाइज कर सकते हो, लेकिन उसने कुछ अचीव तो नहीं किया ना, कुछ बुरा हुआ उसके साथ. So how do you deal with a person like that? You go to the person, you appreciate the person in the sense that you've come a long way. No, but help me understand, what is it that we're trying to achieve from a marriage? ठीक है, हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि एक बच्ची को अच्छी companionship मिले, family मिले, लेकिन अगर वो नहीं हुआ, why are we seeing that person as a loser who's sitting on a bench? It's because of the mindset. Because we've been told that कि अगर आपका खत्म हो जाती है ना, तो फिर you're on the losing end. Especially girls in this case are on the मेरे losing end. जिंदगी का मकसद हयात ये था कि शादी करनी, yes, चला absolutely, सकें. yeah. ये भी नहीं कि अच्छा उस शादी में नाखुश भी हों तब भी उसको चलाते रहें. लिव अ लाइफ. फरा, how, what kind of a support does a person need who's grieving from a loss? यानी किसी भी तरह अगर डेथ की वजह से, डिवोर्स की वजह से रिश्ता खत्म हुआ है, उस वक्त किस तरह की हौसला अफजाई की जरूरत होती है? उस वक्त आई वुड से कि हौसला अफजाई से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल, कि वो किस लेवल से गुजर रहा है, एम्पैथी क्रिएट करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कुछ नहीं करें, आप उसके पास जाके सिर्फ बैठ जाएं एंड यू नो एक्ट एज इफ यू केयर फॉर द पर्सन, दैट इज़ मोर देन इनफ. ठीक है, बिकॉज यूजुअली हमारे यहाँ होता नहीं है ऐसा, और वहीं पे ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है, तुमने ऐसा कुछ किया होगा. दर्द को वर्बलाइज करना नहीं आता ना, नहीं आता. यानी जो आपकी उस वक्त माइंडसेट आप जिससे गुजर रहे हैं, खुदा न खास्ता आपने कोई भी ट्रॉमा सहा है, आपका मिस कैरेज हो गया, आपकी शादी खत्म हो गई है, आपका फाइनेंशियल कोई क्राइसिस आया है, उस वक्त वो शख्स अपनी तकलीफ बयान नहीं कर सकता, और जो बयान नहीं हो सकता उससे आप एम्पथाइज नहीं कर पा रहे होते. ज़ैन, आपसे पूछना चाहूंगी कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट क्राइसिस इन लाइफ, हेल्थ इज अ मेजर क्राइसिस एज वेल.
फाइनेंशियल डिफिकल्टीज क्राइसिस एज वेल, उस वक्त हौसला अफजाई बड़ी, यानी हम बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। लोग आपको उस वक्त मशवरा दे रहे होते हैं भाई ज़्यादा इसकी आदत ना बिगाड़ लो, इसको अगर सपोर्ट देते रहोगे तो ये लेजी हो जाएगा, ये पूरा ही तुम पे लीन ऑन कर जाएगा। दूसरी तरफ वो शख्स जो उस क्राइसिस से गुजर रहा होता है वो इतना सेंसिटिव होता है कि दूसरे की एक्सप्रेशंस को भी नोट कर रहा होता है कि यानी इसने मुझे फाइनेंशियली हेल्प तो किया लेकिन देखो उसके चेहरे पे क्या तासुरात है। तो ऐसी सिचुएशन में आप हौसला अफजाई कैसे करें? आई गेस इसका आंसर है लव। हौसला अफजाई, फाइनेंशियल सपोर्ट, ये तमाम चीजें बात की बात है। पहली चीज है कि क्या आप उसको वो प्यार, अगर आपका लेट्स से भाई है, आपकी बहन है, व्हाटएवर इट इज, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, जो भी है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पास पे ही रहते हैं। हो गया ना पूरा, ओके ठीक है, पेन है, सब कुछ है, आगे क्या करना है, इस बारे में बात नहीं की जाती है। ओहो जरूर ये हुआ होगा, एक तो ये मसला है। और अगला बदला अपनी भी झुंझुलाहट से, जैसे हम अक्सर मूवीज में देखते हैं ना कि हीरो है, उस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ, नाउ ही इज इमोबाइल और ही इज व्हील चेयर बाउंड, तो उस वक्त कहा जा रहा होता है कि आप हौसला अफजाई करें। एक बंदा हौसला अफजाई क्या कर रहा है, पंचिंग बैग बना हुआ है, आपका इमोशनल कैथारसिस भी वो एब्जॉर्ब कर रहा है और आप गुस्से में हैं। इज दैट even the acceptable way? Should that be done? No, not at all, not at all. देखिए मैं बताऊं, हमारे यहाँ ब्लेम गेम बहुत ज्यादा है। कोई भी मसला हो, जरूरी नहीं है, देखिए अगर शादी टूटी है तो इट डजंट मीन के दो लोग बुरे थे या दो लोगों की कोई गलती थी। हो सकता है उनकी दो लोग अच्छे थे और उनकी आपस में नहीं बन रही। एब्सोल्युटली। लंबा टॉपिक है, आज वक्त कम है। फरा बहुत बहुत शुक्रिया, ज़ैन, दानिश, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और हम इस पे जरूर बात करेंगे कि हौसला अफजाई का मतलब ये नहीं कि दूसरे बंदे का इमोशनल पंचिंग बैग बन जाओ, कि वो आपको जली कटी सुनाता रहे और आप तारीफ करते रहें। लेकिन बहरहाल जी इस सब्जेक्ट को दोबारा भी उठाएंगे। अपना ख्याल रखिए, कल आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।